हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। एबीएम मॉड्यूल डी की यूनिट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज जो यूनिट ली थी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, उसमें हम लोग आधा पार्ट कर चुके थे। अब रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ, बोलिए। सर, आवाज सही आ रही है मेरी सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है। सर, श्रीमती जी को कुछ बात करनी थी आपसे। अरे, बात कराइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हम केबीसी से कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं। बोलिए मैडम। और कैसे हैं आप? और कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया, आप बताएं। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, हम भी बढ़िया हैं। मैं आपसे कहना चाहती थी हाँ। मैं आपसे कहना चाहती थी कि पिछले 3 सालों से मैं आपको देख रही हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें लगाया है तो पिछले 3 साल। लेकिन मैं आज इनसे यही बोल रही थी कि सर, मैं 3 सालों से देख रही हूँ, मैं आप इतने सुबह से बिल्कुल रेडी होके और इतने टिप टॉप आप आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं दिखा मुझे आप में 3 सालों में। ये मतलब बड़ी प्रशंसा वाली बात है। चलो, और थैंक इतने यू वेरी अच्छे अप मच। टू डेट होके ना मैंने आपकी कभी शेविंग देखी, ना आपके कभी हेयर बड़े हुए देखे। इतना मतलब ये वाकई में बहुत प्रशंसा वाली बात है। चलो, जो चीज मेरे कंट्रोल में थी वो तो मैंने करी, लेकिन मेरे बाल अब सफेद होने लग गए हैं। तो सर, आप इतना मेंटेन कहाँ से कर लेते हैं सर? हाँ, बहुत ये मैनेज जो करते आपका हैं। ये मेंटेनेंस है ना, आप इतना मतलब दूसरों को इतना इंस्पायर करते हैं। मतलब स्टडी को लेके तो करते ही हैं, लेकिन जो आपका जो हेल्थ मेंटेन है और जो फिटनेस, इसको लेके भी बहुत आप इंस्पायर करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो विशेष हैं वो ऐसी बनी रहे कि हम लगातार ऐसे ही बैठे हुए दिखाई दें और जी आप जी सब जी लोगों का प्यार हमको मिलता रहे। और अगर जी। मैं बात करूं हम ऐसा कैसे करते हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। मीन्स आप लोग सामने होते हैं तो हमको ऐसा रहना पड़ता है। ठीक है, अब आप लोग सामने नहीं रहेंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हम वहाँ पे कुछ कमी हम में हो सकती है, जी अदरवाइज तो। लाइबिलिटी बनी रहती है ना सर? नहीं, एक्चुअली क्या आप है ना, जो यंग लोग हैं, जो यंगस्टर है ना, उन लोगों के लिए आप बहुत इंस्पिरेशन हैं आज के युग में। इन्हें मैं आपको इन्हें डेली आप सुबह से रात तक मतलब आप मुझसे ज्यादा ये आपके साथ समय बिताते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं आपने अपनी मन की बात हम तक पहुंचाई। चलिए नवल जी, जी थैंक यू। जी तो हम लोग क्लास शुरू जी करते सर, हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कैरी। चलिए जी, यूट्यूब में जो लोग भी आए हैं और सभी को वेलकम। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सपोर्ट ऑफ फैमिली एज वेल। एफोर्ड बाय सर ट्रेमेंडस। थैंक यू वेरी मच धीरज जी, आप भी रेगुलर हमारी क्लासेस देखते हैं। और सही मायनों में तो ये है कि आप लोग सामने हैं तभी हम लोग ये काम कर पाते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो डेफिनेटली हम ये काम नहीं करते, या गुमनामी में करते जैसे 12 सालों से कर रहे थे। और ये मेरा 23rd बैच है JIB CIB का, लगातार, विदाउट एनी फेल। और इन सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि बहुत त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब, सैटरडे संडे बैंक वालों का हॉलीडे है, और संडे में भी अक्सर एक आवाज हमें सुनने को मिलती घर से, अरे आज तो संडे है। तो क्या करें, संडे है तो हमारे लिए तो संडे ही काम का है। तो आप लोग भी, सब लोग जो है,
अपने डेडिकेशन को बनाइए और अपना JIB CIB जो भी आप कर रहे हैं, पर JIB CIB करने के बाद उसके बाद बैंक के बाद अपने परिवार को समय दें, क्योंकि आप लोगों की लायबिलिटी उस तरह की नहीं है जिस तरह की लायबिलिटी हम लोगों की है। ठीक है, चलिए गुड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ये टॉपिक जो हमारा चल रहा था बेसिकली एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बारे में चल रहा था, और इसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट के आइटम कवर कर लिए थे। अब हम कवर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में हम करेंगे फंड फ्लो और कैश फ्लो के बारे में, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक क्वेश्चन उसमें से हो सकता है आपको आ जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे पहली बात कही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें क्या बात आती है, एवरी P&L अकाउंट मस्ट इंडिकेट द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच, तो किस पीरियड का ये प्रॉफिट लॉस है उसमें शो करना है, इतने डे से इतने डेट तक, और ये प्रॉफिट लॉस एज ऑन डेट निकलता है। जैसे मान लिया आप लोग करेंगे 31 मार्च 2022, तो इस डेट में आप निकाल रहे हैं, और पूरे एक ड्यूरेशन का निकलता है। इसका निकलता है ड्यूरेशन का निकलता है कि यहां से यहां तक कि हमने इतने इनकम इतने एक्सपेंडिचर। ठीक, तो इनकम को बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया, रेवेन्यू। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको, जब हमने बजट का टॉपिक लिया था तो उसमें भी हमने बताया था कि रिसिट, रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, रिसिट एंड एक्सपेंडिचर दो टर्म है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिलता है बाय वे ऑफ अर्निंग, ग्रांट और टैक्सेस, या किसी भी तरह इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी, तो उसको वो रिसिट में रखती है और उसी को वो एक्सपेंसेस में लगाती है। तो ये तो गवर्नमेंट की बात होगी। यहाँ पर बैलेंस शीट में रिसिट को टर्म किया गया है किससे, रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू मान लिया यहाँ से यहाँ तक रेवेन्यू है और ये आपकी इनकम है, तो ये जो पार्ट बचेगा ये पार्ट इज नोन एज क्या, प्रॉफिट और लॉस। मीन्स जो आपका रेवेन्यू है वो ये है, और इधर जो एक्सपेंडिचर है, और इनकम, अगर इनकम की बात करें तो इनकम क्या है, रेवेन्यू के छोटे छोटे पार्ट है। रेवेन्यू में जो छोटे छोटे आपके पार्ट आ रहे हैं उनको हम पर्टिकुलर इनकम हेड में करते हैं, या रेवेन्यू को फिर फाइनली टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, या ग्रॉस इनकम बोल देते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू in respect of a company other than a finance company, revenue from operations shall disclose separately in the notes revenue from। तो क्या क्या चीजें, आप किसी ट्रेडर की कंपनी की देखेंगे तो सेल ऑफ प्रोडक्ट से आती है, सेल ऑफ सर्विस से आती है, या कुछ अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कुछ और काम करते हैं वहां से आती है। उसमें से आप एक्साइज ड्यूटी या हम उसको कह सकते हैं टैक्स लायबिलिटी जब माइनस करते हैं तो आपका एक तरह से वो पैसा काम आता है अपने खर्चों के लिए। और कोई भी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में सबसे पहले आपको क्या करना है, टैक्स, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी का आप इस्तेमाल अपने उसमें कहीं पे कर सकते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम, अब कोई फाइनेंस कंपनी है तो उसको इंटरेस्ट से इनकम आ सकती है, या कोई अदर फाइनेंशियल सर्विस से उसको इनकम आ सकती है। फाइनेंस कॉस्ट, अब फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है कि पैसा जो है आपके पास जहां से आया है, कोई कंपनी है वो बोरो कर रही है मनी, तो बोरो अगर कहीं से मनी कर रही है तो उसे क्या देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। कुछ और बोरोविंग कॉस्ट जैसे प्रोसेसिंग फी वगैरह, लेजर चार्जेस वगैरह, वो प्लस एप्लीकेबल नेट गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर देखो क्या बात कर रहा है कि एक तो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हो गए, एक अदर बोरोविंग हो गई, थर्ड कॉस्ट बोल रहा है कि आपको जो नेट गेन और लॉस हुआ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांसलेशन पर। ट्रांजेक्शन अभी मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा, एक चैप्टर में हमने कहीं ये दो वर्ड पढ़े थे ना कहीं पे, हाँ सर, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स डेरिवेटिव में ट्रांजेक्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब कि अगर जो फॉरेक्स का करेंसी का कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका गेन और लॉस भी आपके फाइनेंशियल कॉस्ट में आता है। अदर इनकम की बात करें, इंटरेस्ट के साथ साथ जो क्या है अदर इनकम चल भी, उसने बोला इंटरेस्ट इनकम अगर कोई कंपनी कैसी हो, फाइनेंस कंपनी ना हो, तो अगर कोई कंपनी फाइनेंस कंपनी ना हो
तो उसके लिए बोला हुआ, ठीक है। और डिविडेंड इनकम हो सकती है उसकी, नेट गेन लॉस हो सकता है इन्वेस्टमेंट में, अदर ऑपरेटिंग, तो अदर तरह की इनकम यहाँ पर आ गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ नोट्स, एडिशनल अगर कुछ है तो वो नोट में नीचे लिख देगी। चलिए अब आया इंपॉर्टेंट, फंड फ्लो ऑब्लिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको अभी तक जो लोग नहीं समझे, फिर एक बार हम कोशिश करते हैं इसको समझाने की, ठीक है। ईच आइटम इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट आइदर सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड। तो उसने बोला बैलेंस शीट में कहां से पैसा आएगा और कहां आप उसका यूज करेंगे। ऑल आइटम्स ऑन द लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट फंड प्रोवाइडेड टू द एंटरप्राइज, यानी जितनी भी लायबिलिटी दिख रही है इसका मतलब फंड आ रहा है। ऑल द एसेट साइड मीन्स आप उस फंड को यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बजट में बताया गवर्नमेंट के, जितना रिसीट आता है उसको आप क्या करते हैं, वो करते हैं। कैश इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ फंड। तो कैश जो बचा, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया इसने, क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग, उसके बाद भी कुछ बचा तो क्या हो सकता है आपके पास, कैश। क्योंकि ये दोनों पार्ट जब इक्वल करे जाएंगे तो जो बाहर गया प्लस जो बचा उसी के बाद बैलेंस होगा। तो जो भी आपके पास बचा है वो क्या है, कैश है, जिसका आपने यूज नहीं किया है अभी तक। इफ कैश इज ऑल्सो परसीव्ड ए यूज ऑफ फंड, देन ऑल द यूज ऑफ फंड्स आर इक्वल टू ऑल द सोर्स ऑफ फंड। तो अगर इसको भी मान लिया जाए कि ये भी यूज कर लिया तो सिंपल होगा, सोर्स ऑफ फंड यूज ऑफ फंड, ठीक है। द परसेप्शन इज अवेलेबल of available cash as a use of fund is what causes the widespread confusion about the difference of fund flow statement and the cash flow। तो इन दोनों के बीच में जो डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको देख, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू बैलेंस शीट उन्होंने डिफरेंट डेट की कंपेयर करी, चेंज इन ईच आइटम इन द बैलेंस शीट और लेटर डेट एज कंपेयर टू आइटम इन द बैलेंस शीट और अर्लियर डेट will represent either addition of fund और एडिशनल यूज ऑफ फंड इन द इंटरवीनिंग पीरियड। मतलब दो डिफरेंट बैलेंस शीट ली, एक गैप की ले ली, एक ले ली अप्रैल की और एक ले ली उन्होंने मार्च उसकी जुलाई की। तो दोनों के बीच में बैलेंस शीट में जो फिगर्स हैं उसमें क्या चेंज आया उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं। एनी इंक्रीज इन एन आइटम लायबिलिटी साइड मींस फंड क्या हुए आपके, ऐड हुए। नोट दैट additional fund are also available if there is a decrease in any item of the asset side। तो अगर एसेट कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है आपका। प्लीज नोट दैट एडिशनल फंड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इफ द डिक्रीज इन द एसेट साइड। एसेट साइड में जब आप नहीं पैसा खर्च कर रहे हैं इसका मतलब वो आपके पास एक एडिशनल फंड के फॉर्म में आपके पास रखे हुए। एनी इंक्रीज इन एनी आइटम ऑन द एसेट साइड और डिक्रीज इन द आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड मींस एडिशनल यूज ऑफ फंड। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, क्या आ सकता है, इसको फिर देख लीजिए। अगर आपकी लायबिलिटी साइड में इंक्रीज हो रहा है, ये वाला एनी इंक्रीज इन एनी आइटम लायबिलिटी साइड मींस आपके पास एडिशनल फंड अवेलेबल है। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा तो यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज और एसेट डिक्रीज, तो आपके पास फंड क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एसेट साइड में इंक्रीजिंग और लायबिलिटी साइड में इंक्रीजिंग, ये क्या बताती है, मींस एडिशनल यूज ऑफ फंड है। तो यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर क्या है, आपके फंड का एडिशनल यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। A statement of these additional sources of funds and additional use of fund called fund flow statement for the intervening period। इस बीच में फंड फ्लो जो हुआ उसकी वजह से ये
चेंजेज आए। नॉर्मली दिस इंटरवीनिंग पीरियड इज द अकाउंटिंग, और नॉर्मली ये काम एक एक साल में देखते हैं। एज द बैलेंस शीट which form the basis of the statement are prepared on the last day of the accounting period. If we have to prepare the cash flow statement, अब इसने बोला कैश फ्लो की बात करता है, तो कैश फ्लो में आपको थोड़ा सा आइटमों को बाइफरकेट करके चलना। फंड फ्लो में तो सिंपल काम है, फंड फ्लो में सिंपल है क्या, आपने इधर बैलेंस शीट बना दी और उधर बैलेंस शीट। अब कैश फ्लो में सुनो, वी स्टार्ट विद द कैश इन द फर्स्ट बैलेंस शीट एज ओपनिंग बैलेंस। आपके पास कैश कितना है, ओपनिंग, ओपनिंग कैश बैलेंस क्या है, ठीक है। एड ऑल द एडिशनल सोर्सेस एक्सक्लूडिंग कैश, कैश इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फंड इफ इट इज एट रिड्यूस्ड लेवल इन द सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट। अब इस पॉइंट को समझो, जैसे मान लिया आपका 2021 की बैलेंस शीट में 6 लाख रुपए कैश था और 2022 की बैलेंस शीट में 3 लाख कैश हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस। आपने उस पैसे को यूज कर लिया, और यूज कर रहा कहाँ से, जब आपके पास अवेलेबल हुआ, तो 3 लाख रुपए अवेलेबल हुआ, वो आपने यूज कर लिया, ठीक है। बचा कितना रह गया, 3 लाख। तो उसने बोला हुआ कि बैलेंस शीट में अगर कैश कम होता है अगली वाली में, तो इसका मतलब होता है कि आपने क्या कर लिया, एसेट परचेज कर लिया सर। हाँ, फंड का यूज कर लिया आप, ठीक है, यूज ऑफ। और यूज कब करेंगे, जब अवेलेबल होगा, ठीक। एंड डिडक्ट ऑल एडिशनल यूजेस एक्सक्लूडिंग कैश, thus arriving at the closing balance which will be equal to the cash shown in the second balance sheet। तो जब आप 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मतलब यूज्ड, तो ये क्या है, ओपनिंग, ये क्या है, क्लोजिंग। क्लोज है। ओपनिंग, क्लोजिंग और यूज्ड, ठीक है। इन प्रैक्टिस द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड परसीविंग कैश एज ए यूज ऑफ सोर्स ऑफ फंड, इट इज नोन एज फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज नोन एज फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द कैश बजट। अब इसने देखो 3 शब्द आ गए हमारे पास, एक आया फंड फ्लो, एक आया कैश फ्लो, और एक आया कैश बजट, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो यानी कैश फ्लो या कैश बजट, प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड फ्रॉम द बैंक। In that statement, all cash flow during a period, excluding bank finance, are taken the deficit shown from the basis of bank finance। तो कैश फ्लो का होना डिफिसिट को शो करता है, कैश फ्लो का होना डिफिसिट को शो करता है। तो आपके लिए यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं जरा, कि कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं आपको, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए। एक सेकंड में सर्च कर
आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ पे ये आपका बना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में सिर्फ जो कैश, कैश का मतलब अकाउंट में आना, या तो कैश या अकाउंट में आना एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें पहले वाला कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट और कस्टमर से आया 9,25,000 रुपए, अदर मिसलिनियस ऑपरेशन से आया 1,23,000 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं कि कैश रिसीव हुआ कुल मिला के 10,48,000। अब पे, आपने इन्वेंट्री खरीदी उसको पेमेंट किया, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को किया, इन सबको किया, तो आपका 5,52,000। तो इस कंडीशन में आपका कैश फ्लो ऑपरेशन कितना आया, जो सरप्लस है। अब यहीं पर मैं इसी में एक कॉलम बना रहा हूं कि हो सकता है कि आपने सेल करी 20 लाख, कितने की करी, 20 लाख की, लेकिन आपको कैश कितने का आया, 925 का। तो बाकी पैसा क्या है, जो बाकी पैसा है, आपकी सेल्स तो 20 की हुई, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट में, Receivables. बाकी क्या है, क्रेडिट में। Receivables. मीन्स आपको रिसीव करना है अभी, तो जो रिसीव करना है बैंक को अभी उससे डायरेक्ट मतलब नहीं है। क्यों, जो रिसीव करना उससे तो इंस्टॉलमेंट जाएगी नहीं, बैंक की इंस्टॉलमेंट किससे जाएगी, कैश से। जो आपके अकाउंट में आ चुका है। इसी तरह से पेमेंट में, पता लगा आपने मशीन खरीदी 6 लाख की, लेकिन अभी पार्टी को पेमेंट कितना किया, 3 लाख। 3 लाख। तो आपका खाता से 3 लाख गया, तभी तो आपके पास यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, कैश फ्लो में अभी कैश अवेलेबल है। इस कैश से आप क्या कर सकते हैं, बैंक की इंस्टॉलमेंट दें। इस कैश से क्या करेंगे आप, बैंक की इंस्टॉलमेंट दें, ठीक है। तो बैंक की इंस्टॉलमेंट जो दी जाती है वो कौन से स्टेटमेंट से दी जाती है, कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ठीक ऐसा है। कह सकता है ना, हाँ। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू मेक पेमेंट इन टाइम, हाँ, ऐसा कह सकता है ना। एक बार फिर से बोलना, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे हाँ, मेक पेमेंट इन टाइम, जो हाँ, पैसा बिल्कुल देना है समय पर उसका बिल्कुल। व्यक्ति टाइमली ईएमआई पेमेंट वही करेगी जिसके स्टेटमेंट में, कैश फ्लो के स्टेटमेंट में ऑलवेज क्या दिखाई देगा, सरप्लस। मींस वो कंपनी क्रेडिट पे जो परचेज किया हुआ है उसका पेमेंट जो कर रही है, वो पेमेंट के बाद उसको बचना चाहिए। ऐसे ही जो उसने कंपनी ने पेमेंट किया हुआ है, जो कंपनी ने चीज खरीदने में पेमेंट किया हुआ है, वो कुछ पेमेंट बाद में करेगी, ठीक है। और वैसे भी वो सिंपल, अगर बिजनेस का फंडा देखें तो बिजनेस के फंडे में अगर आप 10 लाख का आइटम खरीद रहे हैं तो आपको कितने में बेचना है उसको, 13-14 में। ये डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। बट अगर आपने यही क्रेडिट पे वो कर दिया, सेल कर दिया, तो आप कैश, आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे। तो कैश फ्लो निकालने का मतलब है कि बैंक का ये देखना कि आपकी ईएमआई देगी या नहीं देगी। और जो दूसरा स्टेटमेंट निकलता है उससे हम क्या देखते हैं, ओवर द पीरियड बैंक का, उसका, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, और वो कैसे, कंपनी कैसे अपने को सरवाइव करेगी, उसकी बैलेंस शीट क्या बनेगी, इन सब बारे में बात करता हूँ, ठीक है। सर ये जो कैश बुक मेंटेन होता है वो उसको कैश फ्लो मान सकते हैं क्या? कैश बुक कैश जो बुक, अलग सुनो, हाँ ठीक है, अलग है सर। सुनो सुनो, कैश बुक जो मेंटेन होता है वो एक्टिविटी डन का होता है, एक्टिविटी डन जो हो चुकी है। और कैश फ्लो में फ्यूचर में भी, जैसे अभी हमने देखा था इसमें एग्जांपल में कि उसको पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा, तो 2 महीने बाद जो मिलेगा उसको पहले से हिसाब लगा लिया आप। जबकि कैश बुक में जो एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है केवल उसी का जिक्र होता है। कैश फ्लो में फ्यूचर का भी, कैश फ्लो में फ्यूचर का भी ट्रांजेक्शन उसमें नोट किया जा सकता है। फंड फ्लो में टोटल सेल्स आती है,
कैश फ्लो में उस सेल्स में से कितना क्या आएगा? कैश आएगा। कितना कैश आएगा, ठीक है। तो कैश आएगा तो वो तो कैश बुक में दिखेंगे। नहीं तो वो जैसे फ्यूचर का कैश बुक कभी भी फ्यूचर की नहीं बनती। हाँ कैश बुक तो करंट चलती है, लेकिन हाँ ये जो फ्लो स्टेटमेंट है अगले 5 साल का बना देते हैं। ये जो फ्लो स्टेटमेंट है अगले 5 साल तक बन जाता है, इमेजनरी, ठीक है। उस इमेजनरी स्टेटमेंट को आपको चेक करना पड़ता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट दे रहा है हम इसको लोन दें या ना दें, ठीक है। जैसे 6 महीने का बाद जैसे जो क्रेडिट सेल वो मिलने वाला है तो उसको भी कैश फ्लो में दिखाना है। हाँ दिखाएंगे कि भैया सितंबर में आएगा पैसा। जैसे आपकी इंडस्ट्री जो है किसी भी उसको लोन जब उधार देती है, सेल करती है, तो आप 3 महीने का पीरियड देते हैं उसे, ठीक है। तो आपने उधार दिया 25% तो उसने अभी दे दिया, तो उसे तो अभी लगा लेंगे, और जो 3 महीने बाद देगी उसको 3 महीने में लगा देंगे। तो ये तो पूरा 5 साल का प्रोजेक्टेड मिलता है। और बैंक का अधिकारी कैसे समझेगा कि इसको लोन दूं या नहीं दूं? वो तो जो पीछे हो गया उसे छोड़ दो, अब आगे क्या है फ्यूचर का पूरा बना के देते हैं। आपका काम क्या है? चेक करना कि इसने कहीं फिगर्स को ज्यादा वो तो नहीं लिख दिया है, सुपर वैल्यूड तो नहीं करा हुआ है, और या उसका पुराने रिकॉर्ड से देखेंगे कि इसकी कोई बहुत पुरानी आउटस्टैंडिंग तो नहीं पड़ी हुई है, कहीं ये उधार पे देता भूल जाता, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो फिर सर फंड फ्लो और उसमें क्या फर्क फिर हो गया? अभी 1 मिनट, ये देखिए ये एक टेम्पलेट दिया हुआ है किसका, कैश बजट का। जरा कैश बजट और कैश फ्लो में फर्क देखिए। यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, ये समझ गया कि हम इसका कुछ देखना चाह रहे हैं, इसने तुरंत क्या कर दिया, हेलो हम्म, सर, ये फंड फ्लो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना सर? क्योंकि फ्यूचर का हम लोग एक्सेस करेंगे उनका, कंपनी फ्यूचर का का एक्सेस टर्म लोन देते हैं ना जब हम कैश लोग फ्लो। किसी कैश फ्लो कंपनी जो को होता है जब वो शॉर्ट टाइम का होता है सर शायद, हम्म, मैं जहाँ तक और पढ़ रहा हूँ उसका। ये जो है जो ये कैश बजट मेथड है, कैश बजट में हम फ्यूचर का सारा हिसाब लगा रहे थे और निकाल रहे हैं नीचे कि टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, तो आया इतना, उसमें से कितना हम यूज कर रहे हैं। कोई अगर आप किसी ऐसी ब्रांच में है ना जहाँ पे एसएमई के एडवांस होते हैं, तो वो लोग अपने बैंक में जाके उस फाइल को देखिए जरा। एसएमई के कोई बड़ी कॉर्पोरेट का 5 करोड़ 10 करोड़ का कोई फाइनेंस हुआ है, उसको देखिए तो उसमें ये बना हुआ मिलेगा आपको। जैसे इसमें लिखा कैश इन द फॉर्म ऑफ सेल गुड्स, प्रोडक्ट 1 की इतनी, प्रोडक्ट 2 की इतनी, अदर इतनी, तो उसमें होता है कैश इन द फ्रॉम द गुड्स इतना, कैश आउट में एक्सपेंसेस है इतना। तो ये इनका जो डिफरेंस है देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस निकाल करके उसको आइडिया लगाते हैं कि भैया कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल रहेगा जिससे हम फ्यूचर में क्या दे पाए, अपनी ईएमआई टाइम से दे पाए। और बाकी मैंने उससे बोला हुआ है एक ऐसी ही एक्सरसाइज उसमें अपने कोर्स में उसमें दी हुई है, किसमें दिखाएं आपको, मॉड्यूल डी में ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर में यूसी सर के लेक्चर्स हैं, जिसको सीखना है उनके लिए तो काम की है, इसको नहीं सीखना उनके लिए काम की नहीं है, ठीक है।
जरा एक मिनट में ये वाली ये जो टेक्स्ट है मैं शेयर कर दूं आप लोगों को, मैं भूल गया था उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी मैं एक बात कर रहा था आपसे कि ये जो काम हम करते हैं क्यों करते हैं, तो इसमें आ गया, देखो इसका आंसर क्या कह रहा है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स आपका बैलेंस शीट अभी बन गया, ओके है, बट नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए क्या रहा। तो इसमें बोलते हैं कि जो आपका पास्ट पीरियड का है वो तो एक्चुअल हो गया। Analysis of these gives very useful financial information of the banker, but for assessing the need of the bank credit to examine the viability of the activity, कि आगे आने वाले समय में फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या रहेगी फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल, फॉर असेसिंग द वर्किंग कैपिटल नीड जब आप निकालते हैं तो आपको एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द लास्ट ईयर विल नॉट बी एडिक्वेट, उससे ही काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, have to anticipate the level of operations during the current year and accordingly project the level of asset liability around the need of the, आगे आने वाले फ्यूचर में उसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पास्ट पीरियड सर्व एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड ऑल्सो इन केस ऑफ न्यू एंटरप्राइज। अब जो आज ही स्टार्ट कर रहा है अपना कॉर्पोरेट, तो उसके पास तो पुराना डेटा नहीं है, उसके लिए इट बिकम नेसेसरी टू डिसाइड द level of activity, accordingly prepare the projected financial statement। smaller enterprise के लिए projected financial statement for next year are prepared for the bank by the interviewing and the concerned person। उससे पूछ के कि वो कहता है साहब मैं यहाँ से दिल्ली इतने का सेल करूंगा, फिर वो को 2 महीने का वहां से मिल जाएगा, ऐसे बातें बताएगा उसके हिसाब से। इन केस ऑफ टर्म लोन फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, the projected financial statement are normally prepared for the entire duration of the bank loan to establish the viability of operations as also to determine the disbursal repayment schedule। तो उसको फ्यूचर के लिए सब बनाना पड़ता है। Whenever the projected financial statement submitted by the borrower, these are critically examined and reasonably if projections have been considered to be unreasonable the matter is discussed। तो उसने लगता है कि यार इतनी कमाई कहाँ से कर लोगे, ठीक है। पर्पज ऑफ द एनालिसिस, क्यों एनालिसिस क्यों किया जाता है, तो एनालिसिस करने में इसने बोला जैसे शेयर मार्केट इन्वेस्टर के लिए वो देखता है कि भैया आपका जो शेयर है कितना अर्निंग कर रहा है पर शेयर, तो उसके हिसाब से देखता है। ऐसे ही जो बैंकर है वो क्या करता है, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए असेसमेंट करता है उसकी बैलेंस शीट और उसमें। तो उसमें खास चीजों में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील द कंपोजिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज बाय सीइंग द ट्रेंड ऑफ लिवरेज। तो डेट इक्विटी रेशियो आपको पता है, उसी को हम लोग लिवरेज भी बोलते हैं, कि जरूरत पड़ने पर वो अपना पैसा कहाँ से अरेंज करेगा। प्रॉफिट को रिटेंशन, क्या सारा प्रॉफिट बांट देता है या दोबारा कंपनी में रख लेता है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, क्या उसने प्लानिंग करी हुई है कि आगे से कैसा रहेगा। ऑफन ए गुड इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प इन प्रोजेक्टिंग द अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कस्टमर। डिटेक्टिंग डेंजर सिग्नल, तो उसी फाइनेंशियल स्टेट में पता लग जाता है, जैसे मान लिया किसी 3 महीने में नेगेटिव चल रहा हो, फिर प्लस प्लस हुआ, फिर 3 महीने में नेगेटिव गया, तो इससे मालूम हो जाता है कि इसकी पोजीशन कभी कभी खराब भी होती है, किस समय पर खराब होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूल इन नोइंग द डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज एज ऑल्सो टू डिटेक्ट एनी डिटोरेशन ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ। बीइंग अवेयर ऑफ एनी डिटोरेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, द बैंक कैन टेक preventive measures to avoid minimize losses। important ratios arrived at from the financial, तो ये सब चीज रेशियो निकालने का, जो डेंजर सिग्नल निकालते हैं रेशियो से निकालते हैं। असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ गई, सब रेशियो तो निकाल लिए लेकिन आपको ये भी निकालना उसको पैसों की जरूरत कितनी है,
और पैसों की जरूरत फिर अगेन वही कैश फ्लो और कैश बजट और कैश फ्लो या फंड फ्लो से निकल जाती है। ठीक है। वन ऑफ द डिफिकल्ट क्रेडिट एक्रूअल असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल नीड ऑफ ओवर फाइनेंसिंग एंड अंडर, ये भी देखते हैं सर कि आपको उसको आप ओवर फाइनेंसिंग या अंडर फाइनेंसिंग का भी उसी से देखते हैं। बोथ आर रिस्की फॉर द बोरोवर एंड द बैंक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज यूज्ड बाय द बैंक टू असेस द क्रेडिट यहाँ पर आपका असेसमेंट होता है क्रेडिट रिक्वायरमेंट का। बैंक्स आर ऑल्सो कंसर्न विद द रिपेमेंट ऑफ द लोन, interest within the reasonable time. Analysis of financial statement of the borrower helps assessing the repayment schedule and also seeks assess the credit risk, decide the terms and condition of, इसके अकॉर्डिंग बैंक फिर उसको टर्म्स कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह निकाल। एग्जामिन फंड फ्लो, एग्जामिन फंड फ्लो, this is to ascertain that the bank's funds have been used for the intended purpose. तो ये भी आपको देखना है, जो फंड फ्लो की बात आ रही है, देयर इज नो डाइवर्जन, उसका जो पैसा आ रहा है सेल्स का, क्या बैंक में आ रहा है नहीं आ रहा है, पता लगा वो जो सेल्स का पैसा आ रहा है उससे उसने प्लॉट खरीद लिया, ये भी चेक हो जाता है उससे। ठीक है। ऑल्सो द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेस उसके हैं, किस तरह वो उसको यूज कर रहा है, क्रॉस चेकिंग करनी है आपको। क्या करना है, आपका जो स्टॉक है स्टेटमेंट का, बुक डेट है, उसको क्रॉस चेक करना है कि इसने जो दिए हैं हमको वो ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है। रीअरेंजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनालिसिस, अब देखो यहाँ पर उसने कहा बैलेंस शीट होती है, P&L अकाउंट होता है, तो उसने क्या करा, जितनी भी लायबिलिटी है एक साइड कर ली, एसेट को एक साइड कर लिया और फिर असेसमेंट अपना बैंक करता। बट अभी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो देगा ऐसे, क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अब रनिंग में आ गया है, बट वो एनालिसिस करेगा। ठीक है। P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में क्या है, format prescribed under erstwhile credit monitoring assessment, under which banks used to report sanction of a large credit proposal to RBI। तो बड़े वाले प्रपोजल के लिए जो RBI जो रिपोर्टिंग करना है वो स्टिल सर्व द यूजफुल गाइड फॉर द रीअरेंजिंग द P&L। तो CMA का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर का और दिस ईयर कंपैरिजन हो रहा है उससे, ग्रॉस सेल्स का है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है उसको, आपके सेल्स में रॉ मटेरियल कितना है, पावर फ्यूल, ये सब चीजें कितनी हैं, तो 2 सालों के लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। तो अब कई बैंकों की जो बैलेंस शीट आती है तो आप देखेंगे अगर, तो वहां पे बैलेंस शीट में 2 कॉलम ऑलरेडी आने लग गए हैं जो पब्लिश होती है कि लास्ट ईयर का इतना था, इस बार का इतना, कंपैरिजन होता है डायरेक्ट। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये बैंक की बात नहीं आ रही है, ये किसी कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट की बात आ रही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रीअरेंजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज करना मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट करना, उसको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी एग्जामिन, क्या क्या चीजें हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन ड्यू विद इन 1 ईयर कितनी होंगी, नोट कर लिया। एडवांसेस टैक्स, प्रोविजन टैक्स क्या है, डेफर्ड टैक्स क्या है, नॉन मूविंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, रिसीवेबल्स मोर देन 6 मंथ ओल्ड कितनी है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट बिल, इन सब चीजों को आपने क्या करना है, बेसिकली बैलेंस शीट के आइटम है उनको थोड़ा सा अरेंज करना। टेक्निक यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करने के लिए एक तो आ गया फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका, ट्रेंड एनालिसिस, पिछले से क्या चलता आ रहा है, रेशियो, तो 3 चीजें इसमें बोली हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए, 3 चीजें, 3 मेथड है। तो क्या आगे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, उसने बोला फंड फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। तो जो मैडम का चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, रेशियो एनालिसिस। ठीक है। तो फंड फ्लो एनालिसिस में क्या बात है, इफ द बोरोवर हैड नॉट सबमिटेड द फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैंक प्रिपेयर द सेम फॉर द लास्ट 2 बैलेंस, बैंक खुद बनाता है। और एक बात और बता दें कि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना कस्टमर की जिम्मेदारी
नहीं है, वो तो आपको क्या पकड़ाएगा? बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट P&L आपको पकड़ा देगा। आपका काम क्या है? फंड फ्लो एनालिसिस खुद बनाना। लेकिन जो अच्छे अच्छे कंपनियां होती हैं वो बैंक की हेल्प के लिए क्या करती हैं? सीए से पहले से बनवा के दे। द टोटल सोर्स ऑफ फंड्स आर कैटेगराइज्ड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सिमिलरली टोटल यूसेज ऑफ फंड इज शॉर्ट टर्म, मतलब पैसा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कहाँ से आएगा और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कहाँ को जाएगा। इफ द शॉर्ट टर्म सोर्सेस आर मोर देन द शॉर्ट टर्म यूजेज इंडिकेट डाइवर्जन ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड। मतलब जो शॉर्ट टर्म सोर्सेस हैं वो आपके यूजेस से ज्यादा है, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं और जा रहा है। नीड टू बी प्रोब फर्दर, देखना है क्या हो रहा है। समटाइम इस मे बी दिस डिजायरेबल थिंग्स in case of company with very high current ratio it may desirable to use the idle fund for creating additional capacity। means वो क्या कर सकती है? उस पैसे का इस्तेमाल कोई अपनी सब्सिडरी खोल के या कुछ और खोल के कर सकती है अगर उसके पास ज्यादा फंड पड़ा हुआ है। गाइडिंग प्रिंसिपल दैट डाइवर्जन शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन। और जो पैसा वो उस कंपनी से बाहर ले आ रही है उससे आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब तक के लिए ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, तो उसमें क्या है? फॉलो कौन कौन सी है? इन टर्म्स फॉर विच ट्रेंड इज रिक्वायर्ड टू बी सीन आर अरेंज इन हॉरिजेंटल फॉर्म एंड परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज प्रीवियस। तो मैंने जो बोला कि यहाँ पर आपने 21 की फिगर ले ली, यहाँ पे 20 की, तो यहाँ पे परसेंटेज निकाला कि क्या चेंज आ रहा, प्लस आ रहा, माइनस आ रहा है, तो ट्रेंड देख रहे हैं। ठीक है, जनरली दिस इज यूज्ड टू सी द ट्रेंड ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चार कैटेगरी चीजों को लास्ट ईयर और करंट ईयर से क्या करते हैं? कंपेयर। फ्रॉम P&L अकाउंट सिमिलरली द बैलेंस शीट्स अरेंज इन हॉरिजेंटल ऑर्डर गिव द ट्रेंड ऑफ increase or decrease of various items। ठीक है। Common size statement are prepared to express the relationship of various items to one item in percentage term। Common size statement are prepared to express the relationship of various item to one item in percentage। तो आपस में परसेंटेज कंपेरिजन करते हैं। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। मीन्स कितना परसेंट कंजम्पशन सेल्स कंजम्पशन ऑफ आइटम किया सेल्स के अगेंस्ट में। डिफरेंट ईयर एंड कंपोजिशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ दीज फिगर्स गिवन द इंडिकेशन ट्रेंड द ऊपर। तो ट्रेंड का मतलब सिंपल हो गया कि पिछले साल और इस साल में क्या चेंजेस प्लस माइनस सब आए हैं। ठीक है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स द परसेंटेज ऑफ ए की फिगर अलोन without the corresponding amount figure। The use of percentages is usually preferable to use of absolute figures। The use of common size statement can make comparison of business। तो यहाँ सिंपल उसने बताया कि किस किस तरह फिगरों को यूज है। फिर आता है तीसरा वाला कौन सा? रेशियो एनालिसिस। फिर आ गया रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या है? मोस्ट फेवरेट मेथड फॉर बैंकर्स आर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू फिगर एंड कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज में या रेशियो में। ठीक है। एज ए परसेंटेज में इस तरह लिखते हैं और रेशियो में इस तरह, और ए सिंपली प्रोपोर्शन 1:2 ऐसे करके लिख सकते हैं। तीनों तरीके होते हैं। ठीक है। जैसे 5/8 है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 0.6 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 62%। तीनों तरह से। ठीक है। बोथ द फिगर यूज इन कैलकुलेशन रेशियो कैन बी आइदर P&L अकाउंट और बैलेंस, दोनों में से निकाल सकते हैं। कुछ चीजें बैलेंस शीट से निकलती है, कुछ P&L से निकलती हैं। ठीक है। रेशियो हेल्प इन कंपेरिजन, कुछ चीजें बैलेंस शीट और P&L के दोनों के फिगर से निकलती है। ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपका चल रहा है ना मैडम के साथ? Yes, यस सर, ओवरऑल प्रॉब्लम। लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो,
रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस द इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। देखो किसी का पेमेंट करने के लिए क्या निकाला उसने कहा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि जो इंटरेस्ट है वो आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। DSCR, आप किसी भी मशीनरी या प्लांट से होने वाली इनकम से अपनी EMI दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ICR कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द EBIT, जो आपकी अर्निंग है, और बाय टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। आपकी अर्निंग 60 है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग पे इंटरेस्ट हो रहा है आपका 20, तो इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है। Some analysis also define ICR as EBIT upon interest payout. So before using this analysis, one should ensure the method of calculation. किस method? DSCR is the ratio of total cash flow before interest. इंटरेस्ट देने से पहले आपके पास कितना मनी आ रहा है और टोटल रिपेमेंट ऑब्लिगेशन आपके कितने हैं, उनसे मिला करके DSCR। टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है। डिफिशियंसी इन रेशियो एनालिसिस मेथड। Deficiency in ratio analysis method. The profit and loss covers the entire fiscal period, whereas the balance sheet is on the particular date. देखो अभी मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि प्रॉफिट एक ड्यूरेशन के लिए होता है, बैलेंस शीट किसी डेट की होती है। जैसे 31 मार्च को बैलेंस शीट आई, बट 31 मार्च को अगर आप P&L बना रहे हैं तो वो एक डेट का नहीं होके पिछले समय का होता है, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली। फिर उसके बाद जब आप सब कुछ करेंगे तो समरी भी होनी, समरी में एक जनरल नोट्स में सारी बातें उसकी लिखी जाएंगी कि वो किस बेसिस पे कर रही है, क्या काम करती है, फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं। बाय कंपेयरिंग टू सक्सेसिव बैलेंस शीट वी कैन कैलकुलेट द फ्लो ऑफ फंड इन द इंटरवीनिंग पीरियड। So the financial statement are effective tools in monitoring and on account. ठीक है, चलो तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसको हम कर लें। चलो बताओ। पहला स्टेटमेंट, कंपनीज अकाउंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और अभी मैंने एक बात बोली थी कि कंपनी तो अपनी बैलेंस शीट दे देती है, बट बैंक क्या करता है, उस बैलेंस शीट को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज करता है। और बैंकों ने क्या बना रखे हैं इसके लिए, एक फॉर्मेट सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। बैंक ने क्या करके सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, उन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग बैंक उनके वो करता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा क्या है, फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट फॉर बैंकिंग कंपनी इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ट्रू सही है। ट्रू है। तो बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। As per the Company Act, short-term holding of financial security has to be shown under investment. ट्रू ट्रू है। बिल्कुल, आप किसी होल्डिंग कंपनी में अगर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया हुआ। All the furniture available in a furniture shop is classified as fixed asset. रॉन्ग है सर, फॉल्स फॉल्स False है, क्योंकि वो जो फर्नीचर उसका वहां लगा हुआ है अवेलेबल, उसके वो अलावा तो बेचने के लिए लगाया है। बेचने के लिए लगाया है, वो करंट उसका ट्रेडिंग है। सर। ठीक है, उसका एसेट नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड है उसका। क्या हो, फिनिश गुड। सर ये वाला हाँ। फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत होगा, वो जो है कंपनी एक्ट के अंतर्गत होगा। कौन सा, कंपनी का जो और P&L अकाउंट और बैंकिंग कंपनी प्रिस्क्राइब्ड बैंकिंग रेगुलेशन होगा या कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही होगा? कई बैंक क्या करते हैं, अपनी जो बैलेंस शीट है वो कंपनी एक्ट की तरह भी बनाते हैं और BR एक्ट की तरह भी बनाते हैं। अब मैं एक बात करता हूं आपसे कि बैंकों को, जो हमारे नेशनलाइज बैंक है, उनको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, जरूरी है। है।
बोलो, मुझे भी जानकारी थोड़ी नहीं कम है। सर, मुझे ये लगता है कि जो स्टेटूटरी कंपनी होती है उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, बट बैंकिंग के लिए नहीं पता, जैसे ओएनजीसी वगैरह है ना ये, हम्म, तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उनको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं, बट जो अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं वो उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाती है। बैंकिंग बैलेंस, तो ये ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो सर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। एक मिनट रुको। सर जो कंपनी है वो तो आरओसी में रजिस्टर होती है ना, तो बैंक कहाँ होता है वो? नहीं, बैंकों ने ना, कई सारे बैंकों ने अपने आप को आरओसी में भी रजिस्टर्ड करा रखा है एज ए कंपनी। सर वो तो इसलिए होगा ना कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए उसकी भी कुछ कंडीशन रहती है ना उसके साथ। अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाना है तो उसको डेफिनेटली वहां पर जी, वो इस वजह से दैट में बी द रीजन। जो एक्ट थ्रो में बना हुआ है जो, वो रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। स्टैट्यूटरी जो बैंकिंग कंपनी स्टेटूटरी, यानी जैसे एसबीआई एक्ट है, एसबीआई एक्ट से अगर कोई कंपनी बनी है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को वहां रजिस्टर्ड कराए, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी ने अपने आप को क्या करा रखा है, मोस्ट ऑफ द कंपनी ने क्या करा रखा, अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है। क्यों? क्योंकि जब वो शेयर है और ग्लोबल स्टैंडर्ड में आना चाहती है तो उस समय पर इसको बेनिफिट मिलते हैं, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू चलती है, ये सब चीजों के लिए। पहला क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट हैज प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अकाउंट और द बैंकिंग कंपनी इज फॉर द, तो इसमें इसने जो 2 पॉइंट शुरू के दिए हैं, उसने कहा कि अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो किसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, कंपनी एक्ट के। और अगर आपको पीएल एंड अकाउंट बनाना तो किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। कंफ्यूजन है सर। नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन बोल तो रहा है। बैंक रेगुलेशन, पी एंड एल को बोल रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेशन एक्ट, बनाएंगे। हाँ सही सही सही। लेकिन जो कंपनी बैलेंस शीट बनाएंगे वो कौन से एक्ट की तरह बनाएंगे, वो कंपनी कंपनी के एक्ट के तहत। कंपनी एक्ट। उसका रीजन ये हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस में कई सारी ऐसी फिगर्स होती है जो बैंकिंग कंपनी के लिए क्या होती हैं और कंपनियों से डिफर अलग हो सर। तो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उनका फॉर्मेट अलग से डिवाइस किया गया। ठीक है। एज पर कंपनी एक्ट शॉर्ट टर्म होल्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया। फोर्थ वाला देखो, और फिफ्थ वाला, फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टेट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, टर्म लोन ड्यू विद इन 1 year इज क्लासिफाइड अंडर करंट लायबिलिटी। यस करेक्ट। Yes. देखो ये राइट है टर्म लोन सर, है, ट्रू है। और टर्म लोन क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है, हाँ विद इन 1 ईयर। लेकिन सर लेकिन विद इन within- 1 ईयर लिखा है ना यहाँ पे, ड्यू विद इन 1 1 ईयर, year जैसे ही होगा तो किस में द आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी। करेक्ट। इसी बार निपटा देंगे। ट्रू है। A loss in P&L account result in reduction of reserve and surplus of the balance sheet होता है। Yes. यस सर। भाई लॉस जैसी होगा तो लॉस होने का मतलब क्या है रिजर्व कि आपकी बैलेंस शीट में Reserve surplus. क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है। एनी चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री, ये रॉन्ग है, गलत है सर। गलत है। इस तरह की हम्म। घर से आगे आना गलत है। ऑप्शन 7 भी गलत है। मैं समझ नहीं पाया आप किसको गलत बोले। दोनों गलत है सर। दोनों टाइम दोनों गलत है। शैलेंद्र मित्तल जी के वहाँ चल रहा है बच्चों का कार्टून। साथ मिलकर सीआई भी कर रहे हैं सर बच्चों को। हाँ, बच्चों को भी करा देने। ठीक है। तो 7th वाला क्या है, गलत है। The change in the method of inventory valuation does not affect the profit। क्यों? क्योंकि Affect the ये जो profit. इन्वेंट्री है वो किसका पार्ट है,
बिजनेस का पार्ट एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। और बैलेंस शीट के पार्ट से इन्वेंट्री का फर्क प्रॉफिट में कहीं पे भी नहीं आता, ठीक है। द चेंज sorry, the method of ratio analysis is the best method for financial analysis as it does not suffer from any deficiency. ये गलत है। गलत तो है, फॉल्स है सर। हाँ गलत है। बहुत efficiency सारे मेथड हैं, आपको सबको देखना है, ठीक है। DER, debt equity ratio, is the ratio of total outside liability to the net worth of the enterprise. Tangible सही है सर, हाँ राइट है, राइट। रॉन्ग सही है, है। हेलो, रॉन्ग है। नेट वर्थ नहीं लॉन्ग सर, टर्म लायबिलिटी होगा सर, नेट लॉन्ग वर्थ टर्म नहीं आएगा लायबिलिटी, वहाँ पे, क्या आएगा वहाँ पे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लॉन्ग शेयर टर्म है होल्डर सर फंड। ये। हेलो, क्या आएगा? रेशियो रेट डेट इक्विटी। डेट माने जो आपने बोरोविंग करी है, और इक्विटी माने जो आपने पार्टनरशिप में लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोलता है डेट इक्विटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू द नेट वर्थ। नेट वर्थ नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा नीचे? लॉन्ग टर्म टेंजेबल नेटवर्थ आएगा सर, नहीं, टेंजिबल टेंजेबल नेटवर्थ, नहीं सर, ये करेक्ट। शेयर होल्डर फंड। DER का फॉर्मूला बताओ। सर टोटल शेयर होल्डर फंड सर, ये करेक्ट है सर, ये नहीं सर, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म टोटल आउटसाइड नहीं है। टोटल टोटल आउटसाइड लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी भी शेयर चाहिए। होल्डर्स फंड्स। डेट इक्विटी रेशियो इसमें आया था पीछे हमारे बुक में, DSR ये DCR नहीं। लिवरेज रेशियो में आता है। ये था टोटल आउटसाइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी टू नेट वर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ऊपर क्या आ रहा है, कौन सी लायबिलिटी आ रही है? टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल लॉन्ग टर्म आउटसाइड भी है, लायबिलिटी। उसमें भी कौन सी वाली? डिवाइडेड बाय नेटवर्थ माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसा है ना? बोलो आप लोग कर वही तो बताओ। टेंजेबल एसेट्स। जो आपने बोला कि इंटेंजिबल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? टेंजिबल। यस सर, नीचे टेंजेबल नेटवर्थ होता है। Debt equity ratio is a long-term liability by tangible net worth है। ये दिया हुआ नीचे। जी, नेटवर्थ के May पहले be tangible ऐड करता disproportionate तो करेक्ट to होगा। the ये है टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अपॉन टोटल नेटवर्थ। अब टोटल, tangible net worth, हाँ tangible सॉरी net टेंजिबल। worth है। तो टेंजिबल में का मतलब है कि इस नेटवर्थ में से अगर क्या माइनस कर दे, intangible assets को। इंटेंजिबल माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल नेटवर्थ बन जाएगा, ठीक है। TOL अपॉन TNW। और यहाँ क्या दिया हुआ? वहाँ नेटवर्थ, सिर्फ नेटवर्थ दिया। नेटवर्थ हाँ। लिखा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? टेंजिबल फॉल्स। नेटवर्थ, नेटवर्थ। तो टोटल नेटवर्थ ना करें पे क्या आएगा? टेंजिबल नेटवर्थ आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग EBIT। सर एक्चुअली total- दोनों, हेलो हाँ सर, एक्चुअली नेट वर्थ से जो इंटेंजिबल निकलने से टेंजिबल निकलता है, और एसेट से करंट एसेट से करंट से लायबिलिटी माइनस कर दें तो नेट वर्थ भी निकलता है। जी तो दोनों तरीका में कर सकते हैं। जी 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 करेक्ट है। नेक्स्ट, DSCR indicates the ability to of enterprise service interest and installment। सही है ना? जी करेक्ट है। 11th वाला करेक्ट है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ कि जो CC लिमिट होती है, CC लिमिट में DSCR निकालते हैं? नो नहीं निकालते। ISCR निकालते हैं। हाँ, नहीं निकालते। DSCR जो निकालते हैं वो मशीनरी या बड़ी लॉन्ग टर्म लोन्स के रिपेमेंट के लिए नहीं, जिससे इनकम जनरेट होती है। ऐसा कोई एसेट जब बैंक से लोन पे ले आता है जिससे इनकम जनरेट हो रही है, तो उसके लिए DSCR निकालते हैं। व्हीकल जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना,
उसमें निकालते हैं इसको। यस यार, कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल एनालिसिस। बोलो। फॉल्स। false, कंटिंजेंट लायबिलिटी से भी फाइनेंशियल फर्क पड़ सकता है। कब? जब वो आपकी क्या बन जाए, लाइबिलिटी ऑन बैलेंस शीट में आ जाएगी, उस समय दिक्कत करेगी। ठीक, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूज फंड आर द सेम। Correct. True. Correct. करेक्ट है, sir. उसमें ये तो है सोर्स क्या है और उसका यूज क्या है। लिक्विडिटी रेशियो इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। बिल्कुल Yes. ठीक है, availability of अचानक जरूरत funds. पड़ेगी तो उसको शॉर्ट टर्म से। गुड है, चलो। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करना था, जो आज 2 बजे वाली क्लास है उसे पोस्टपोन किया है, बट जो नाइट वाली क्लास है वो एडिटेड आपकी होगी। और कल का जरा सुन लीजिए सब लोग, जरा कल का सुन लीजिए। कल हमारा इवनिंग में एक 9 पर क्लास है, वो है सरफेसी का जो कंप्लीट लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। है तो वो LRAB के लिए, लेकिन जो सरफेसी की क्लास हमसे लेगा उसको 6 मार्क्स हम डिटेल में देंगे। कल मॉर्निंग में सरफेसी क्लास नहीं है। कल मॉर्निंग में है, Okay. कल तो दोनों क्लास ऐसे सर ही हैं। कितने बजे है सरफेस वाली क्लास? सरफेसी वाली क्लास कल रात को 9 बजे। Okay. जी, ठीक है, आज का क्लास आप कब कीजिएगा है? तो करना ही पड़ेगा ना सर, ऑप्शन नहीं कहाँ है? कर लीजिए, क्योंकि इससे ना देखो रिटेल में जरूरत है। और आप एक बात और बताओ, सरफेसी की क्लास रिटेल के अलावा आपके कहाँ जरूरत है, पता है आपको? जी, ये एडवांस बैंक मैनेजमेंट में, ABM में sir. ABM में। क्योंकि क्रेडिट मैनेजमेंट जहां पर है वहां पर फिर सरफेसी का रोल आता है, जहाँ रिकवरी वगैरह की बात आती है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी आपको पूछ सकता है। ठीक, तो आज रात को क्लास है ना सर सरफेसी की? नहीं नहीं, आज रात को तो मैडम की क्लास होगी। ठीक है। नहीं सॉरी आज आज रात है फॉरेक्स की। हाँ, आज रात की जी, क्लास न्यूमेरिकल। फॉरेक्स की क्लास होगी 9 के आसपास। वो फॉरेक्स वाला पूरा करेंगे BFM का, तो जो लोगों का पहले पीछे छूट गया था वो बिल्कुल मिस ना करें इस क्लास को। सर लेटर ऑफ क्रेडिट भी बताएंगे क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट अभी तो नहीं, रिवीजन में होगा आप, क्योंकि पहले एक बार बता चुके हैं ना, वो रिवीजन वाले में मिलेगा। मैडम का क्लास अगर था सर ना। 2 बजे जो लेटर क्लास ऑफ क्रेडिट का हाइलाइट्स भी हो जाएगा तो चलेगा सर, क्योंकि इस समय तो हम लोग गए हैं। करेंगे एग्जाम टाइम में, बहुत देख लेंगे एक डेप्थ बार। में पढ़ाया है सर आप। हाइलाइट उसमें चलेगा। देख लेंगे, एग्जाम टाइम में देख सर, लेंगे। वर्किंग कैपिटल का मैडम का क्लास था ना? आज नहीं नहीं, पहले। वर्किंग कैपिटल मैडम ने भी ले रखी है क्लास, मैंने भी ले रखी है। ओके। चलिए, कल आप 2 लोग बजे वाली अभी जो रहेगी 2 क्लास? बजे जो क्लास है, नहीं वो 2 कैंसिल बजे जो कर है, दी, आप एंजॉय करो। जी, आप नेक्स्ट क्लास कब है व्हाट सर? टू एंजॉय नेक्स्ट सर अब 20 दिन बाद इंजॉयमेंट। नेक्स्ट क्लास जो है रात के 9 9 बजे के बजे। आसपास मैडम की होगी। ठीक है, ओके। मैडम क्या आपकी? नो सॉरी, मेरी सर BFM फॉरेक्स की, आपकी होगी। हाँ सर, BFM बहुत सारा की कंफ्यूजन चल रहा है। अरे वो JIB के भी बहुत सारे शेड्यूल है ना, इसलिए। चलो मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ। व्हाट्सएप पे आया तो है सर नोटिफिकेशन आपको। सुनो, आज 9 पे, टुडे यानी सैटरडे, फॉरेक्स का न्यूमेरिकल वाला पार्ट न्यूमेरिकल। होगा। वो जिसका आपके पहले द्वारा छूट होगा। गया जरूर अटेंड करना। हाँ, वो मैं लूंगा। ठीक है, ओके। और कल जो है एक 8:30 वाला होगा, एक 10:30 वाला होगा, और एक ये सब BFM पे 9 होगा PM ना? वाला। जो कल मॉर्निंग में क्लास है, क्या शेड्यूल दिया हुआ कल देखना जरा। कल भी BFM सर BFM का। में भी दे रखा है। जो आज की है सेम सेम है सर। देखो जो आज है वो तो BFM का है रात को, और कल का जो शेड्यूल दिया वो देख लेना। वो बट 9 PM डी में, मॉड्यूल है सर BFM का। हाँ 9 को जो है नाइट में जो होगा वो सरफेसी है, जो कि रिटेल और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप 9 बजे तक फ्री हैं, आपको कहीं जाना खाना घूमना है कर लीजिएगा। सर कल मॉर्निंग में किसकी क्लास होगी? मेरी होगी 8:30 वाली।
वो मेरी है, VFM कल की तीनों क्लासेस मेरी है। ओके सर HRM का एग्जाम के पहले ही वो होगा, एग्जाम के वीक में मैराथन जो क्लास होगा। आपका LRAB का पेपर है ना 20 को, 20 से स्टार्ट करेंगे। ओके ABM के लिए 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 से लेकर के एग्जाम तक ABM का ही क्लास होगा, 26 रिव्यू का। तक उसमें Okay. मैथमेटिकल वाला पोर्शन रिवाइव भी कर देंगे। ओके ओके सर थैंक यू सर तो- JAV का किसी का फीडबैक आया सर?